नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके और हमारे अपने YouTube चैनल शिक्षा केंद्र पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल शिक्षा केंद्र पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे हर एक वीडियो की अपडेट समय पर मिलती रहे। दोस्तों, हम कर रहे हैं रियासतों का इतिहास, जिसमें हमने बीकानेर, जोधपुर और जयपुर रियासत के इतिहास के बारे में पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक हमारे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाके देख लीजिए। आज हम बात करेंगे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ दोस्तों, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र को मेवाड़ के नाम से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेवाड़ राज्य का प्राचीन नाम शिवी जनपद, मेदपाट, पारगपाट, रामपुर था दोस्तों। मेदपाट एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ मेव जाति से रक्षित प्रदेश होता है दोस्तों। मेवाड़ में प्रारंभिक समय में मेव एवं भील जनजातियों की अधिकता थी, इसीलिए उसे मेवाड़ और मेदपाट के नाम से भी जानते हैं। मेवाड़ का राज ध्वज या झंडा कुछ ऐसा था दोस्तों, जिसका प्रतीक चिन्ह उगता हुआ सूरज और धनुष बाण था। जिस मेवाड़ का एक आदर्श राज्य वाच्य है, जोहर राखे धर्म तीहि राखे करतार, जिसमें उपरोक्त झंडे का निर्माण महाराणा प्रताप के काल में हुआ था दोस्तों। सबसे पहले जब मेवाड़ साम्राज्य था उस समय कोई झंडा नहीं था उनका, ये महाराणा प्रताप के काल में ये झंडा बनाया गया। सबसे पहले आता है गुहिलों की उत्पत्ति। गुहिल स्वयं को भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज मानते थे दोस्तों। जो कछुआ वंश हमने पढ़ा था आमेर इतिहास में, वो भी भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज थे। यहाँ गुहिल भी श्री राम के पुत्र कुश के वंशज माने जाते हैं दोस्तों। अबुल फजल के अनुसार गुहिल ईरानी बादशाह नौशेखा आदिल के वंशज हैं। जो अबुल फजल है उनके अनुसार जो गुहिल है, गुहिल वंश, वो ईरानी बादशाह नौशेखा आदिल के वंशज है दोस्तों। आगे आते हैं कर्नल टॉड की बात पर। कर्नल टॉड ने कहा शिलादित्य व पुष्पावती के वंशज हैं। ये जो गुहिल है वो शिलादित्य और पुष्पावती के वंशज हैं। तो देखते हैं इनके बारे में। पुष्पावती व शिलादित्य से प्राप्त पुत्र का लालन पालन ने गुफा में जया ब्राह्मणी ने किया था। जो पुष्पावती और शिलादित्य से प्राप्त पुत्र था उसका लालन पालन गुफा में जया ब्राह्मणी ने किया था। अर्कियों से बचाने हेतु अधिकांश समय गुफा में रखा गया, इस कारण इसे गुहादित्य कहा गया है दोस्तों। मेवाड़ में 566 ईस्वी में गुहादित्य या गुहिलोत राजा गुहिल ने गुहिल वंश की स्थापना भील जनजाति के सहयोग से की थी दोस्तों। राजा गुहिल नागा संप्रदाय, शिलादित्य द्वितीय, अपराजित द्वितीय और महेंद्र द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था। महेंद्र द्वितीय द्वारा भीलों के कर वसूलने पर भील जनजाति द्वारा महेंद्र द्वितीय की हत्या कर दी गई दोस्तों। महेंद्र द्वितीय का पुत्र बप्पा रावल था, जिसे काल भोज के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे हम देखेंगे बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल का मूल नाम काल भोज था। ये रावल दीवान स्वयं को मानते थे। बप्पा जुनैदी अरबी आक्रमण इन्होंने किया था। हरित ऋषि का शिष्य था जो गाय चराता था दोस्तों। जो बप्पा रावल है वो हरित ऋषि का एक शिष्य था, गाय चराते था। ऋषि भगवान शिव का उपासक था। जो ऋषि हैं वो भगवान शिव के उपासक थे। हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में मान मौर्य पर आक्रमण कर इसे पराजित किया और मेवाड़ पर अधिकार कर लिया दोस्तों। गुहिल वंश का वास्तविक शासक संस्थापक था। बप्पा रावल को बप्पा की उपाधि अरबी सेनापति जुनैद ने दी थी।
दोस्तों जो ये बप्पा रावल है वो गोहिल वंश का वास्तविक शासक और संस्थापक था। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है और नोट कर लीजिएगा आप। जबकि रावल की उपाधि स्वयं उसने ग्रहण करी थी। बप्पा रावल ने सर्वप्रथम चित्तौड़ पर अधिकार किया, लेकिन अपनी राजधानी नागदा उदयपुर को बनाया था दोस्तों। बप्पा रावल मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने सोने का सिक्का प्राप्त हुआ, जिसके एक तरफ कामधेनु व बछड़ा था और दूसरी तरफ सूर्य की आकृति व त्रिशूल थी। गुहिल वंश के आराध्य देव एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण कैलाशपुरी उदयपुर में बप्पा रावल ने करवाया था। ये मंदिर राजस्थान में लकुली संप्रदाय की एकमात्र पीठ है दोस्तों। जो कैलाशपुरी उदयपुर में बप्पा रावल ने एकलांग जी का मंदिर निर्माण करवाया, ये मंदिर राजस्थान के लकुली संप्रदाय की एकमात्र पीठ है दोस्तों। बात ध्यान में रखिएगा। बप्पा रावल ने 753 ईस्वी में राजनीतिक से संन्यास ले लिया। इसकी समाधि कैलाशपुरी उदयपुर में बनी हुई है। इनके बाद आते हैं राजा अल्बर्ट को आबू रावल की उपाधि पिंगल साहित्य अथवा भाट साहित्यकारों द्वारा दी गई थी दोस्तों, जिसे ओस्का यानी मेवाड़ राज्य में राजधानी परिवर्तन करके पूर्व एकलिंगलाथ जी के ली गई अनुमति ओस्का कहलाती है। अल्बर्ट ने राजधानी नागदा से आहड़ को बना दिया था। पहले इसकी राजधानी नागदा थी, फिर उसे नागदा से आहड़ को राजधानी बना दिया। राजस्थान में प्रथम बार नौकरशाही का गठन अल्बर्ट ने किया था दोस्तों। राजस्थान में पहला विदेशी विवाह राजा अल्बर्ट ने हूण की राजकुमारी हरिया देवी से किया था। राजा अल्बर्ट ने जगत गांव उदयपुर में जगत अंबिका मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है दोस्तों। अल्बर्ट शक्ति कुमार और नखवान। आगे देखते हैं। पृथ्वीराज तृतीय की बहन पृथ्वीबाई प्रभा का विवाह सामंत सिंह के साथ हो गया था। आगे आते हैं हम रावल जेत्र सिंह के साथ। रावल जेत्र सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहलाता है दोस्तों। जेत्र सिंह के समकालीन दिल्ली का शासक इल्तुतमिश था। इसमें सर्वप्रथम भूताला का युद्ध हुआ था, जो राजसमंद में हुआ। ये जेत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। इसमें जेत्र सिंह अप्रत्यक्ष रूप से विजेता हो गया। गोपीनाथ शर्मा ने इस युद्ध की अवधि 1226 बताई है दोस्तों। इस युद्ध के पश्चात आहड़ व नागदा को भारी क्षति पहुंचने के कारण जेत्र सिंह ने अपनी राजधानी चित्तौड़गढ़ को बना लिया था दोस्तों। इसके बाद आते हैं रावल तेज सिंह। रावल तेज सिंह की पत्नी जेतल देवी ने श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण चित्तौड़गढ़ में करवाया था। मेवाड़ में कृषि कार्य को बढ़ावा देने वाला शासक तेज सिंह था दोस्तों। जो मेवाड़ है उसमें कृषि कार्य को बढ़ावा देने वाला कौन सा शासक था? तेज सिंह। आगे आते हैं रावल समर सिंह। मेवाड़ में जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाने का पहला प्रयास सामंत सिंह ने किया, लेकिन प्रतिबंध समर सिंह ने लगाया था दोस्तों। समर सिंह के प्रमुख दो पुत्र, पहले हैं कुंभकर्ण और दूसरे हैं रतन सिंह। कुंभकर्ण नेपाल जाकर गोहिल वंश की स्थापना करता है दोस्तों। जो पहला बड़ा पुत्र है वो नेपाल चला जाता है और वहाँ जाकर गोहिल वंश की स्थापना करता है। तो दूसरा मेवाड़ का शासक बन जाता है। मेवाड़ का शासक उसका छोटा भाई रतन सिंह बन जाता है। तो अब हम बात करेंगे रावल रतन सिंह के बारे में। रतन सिंह के इतिहास की जानकारी मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत से मिलती है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय का संजीव वर्णन इस ग्रंथ में है। रतन के समकालीन दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों। रतन सिंह के समकालीन श्रीलंका का शासक गंधर्व सेन था। गंधर्व सेन व उसकी रानी चंपावती की पुत्री पद्मिनी थी दोस्तों। राघव चेतन रतन सिंह का दरबारी तांत्रिक था। रतन सिंह को पद्मिनी की जानकारी राघव चेतन ने दी थी। पद्मिनी की सुंदरता व बखान मानव भाषा बोलना वाला हीरामन तोता करता था दोस्तों।
जो पद्मिनी है उसकी सुंदरता का बखान मानव भाषा में बोलने वाला तोता कौन था दोस्तों? हीरामन। रावल रतन सिंह व रानी पद्मिनी के विवाह के पश्चात रतन सिंह ने राघव चेतन को राज्य छोड़ने का आदेश दे दिया था और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी के बारे में राघव चेतन ने बताया था। रानी पद्मिनी को प्राप्त करने हेतु 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर मेवाड़ अभियान पर आता है दोस्तों। 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय प्राप्त कर ली। 26 अगस्त को चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर ली। इस युद्ध के दौरान रतन सिंह लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। उसके सेनापति गोरा व बादल भी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया था, जो राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा जौहर माना जाता है। मेवाड़ के इतिहास का पहला शाखा कहा जाता है दोस्तों। इस युद्ध का वास्तविक सजीव वर्णन अमीर खुसरो द्वारा लिखित ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में मिलता है दोस्तों। चित्तौड़ विजय के बाद 1303 से 1313 तक चित्तौड़ पर खिज्र खान ने शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का नाम खिजराबाद रखा था दोस्तों। खिज्र खान ने यहाँ का कार्यभार मुछाला राजा मालदेव चौहान को सौंप दिया था दोस्तों। मालदेव चौहान ने यहाँ का कार्यभार जैसा सिंह चौहान को सौंपा। 1326 में सिसोदा ग्राम के हमीर ने जैसा सिंह को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद आते हैं राणा हमीर। इनको विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी हुई है, जिसका मतलब होता है राणा कुंभा के ग्रंथ एकलिंग महात्म्य व कुंभलगढ़ प्रशस्ति में उल्लेखित है। छापामार या गुहिला युद्ध पद्धति का जनक मेवाड़ का उद्धारक राणा हमीर था दोस्तों। छापामार या गुहिल युद्ध पद्धति का जनक मेवाड़ का उद्धारक राणा हमीर था। सिंगोली में युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया था। सिसोदा सत्ता का स्थापक था दोस्तों। चित्तौड़गढ़ में अन्नपूर्णा माता मंदिर का निर्माण करवाया था। रावल शाखा का अंतिम शासक रतन सिंह व राणा शाखा का प्रथम शासक हमीर था दोस्तों। यानी यहाँ से रावल शासन खत्म होता है और राणा शासक शुरू होते हैं दोस्तों, जिसमें पहला था हमीर। अब उसके बाद आते हैं राणा क्षेत्र सिंह। इस राणा खेता के नाम से जाना जाता है दोस्तों। राणा क्षेत्र सिंह को राणा खेता के नाम से जाना जाता है। इसके दो पुत्र पासवान पुत्र मीरा और चाचा थे। राणा खेता का वंशज लक्ष्मण सिंह था दोस्तों। इसके बाद आता है राणा लाखा। राणा लाखा के काल में जावर उदयपुर में चांदी की खान मिली थी दोस्तों। राणा लाखा के काल में जावर उदयपुर में चांदी की खान मिली थी दोस्तों। मेवाड़ की अर्थव्यवस्था सर्वाधिक सुदृढ़ इसी के काल में हुई थी। राणा लाखा के काल को मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों। राणा लाखा के काल में पिछू बंजारे ने पिछोला झील बनवाई थी दोस्तों। राणा लाखा द्वारा मिट्टी का तारागढ़ जीतते समय कुंभकर्ण हाड़ा वीरगति को प्राप्त हुआ था। राणा लाखा के द्वारा रणमल की बहन हंसा के साथ विवाह करने पर लाखा के पुत्र चूड़ा ने जीवन भर विवाह न करने का फैसला किया था। इसीलिए इसे मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। हंसाबाई व लाखा से प्राप्त पुत्र का नाम मोकल था दोस्तों। राणा लाखा के काल में प्रमुख शिल्पी भोजेश्वर, जो योगेश जोटिंग भट्ट के पुत्र थे। राणा लाखा ने रणमल की शर्त के अनुसार अपना उत्तराधिकारी मोकल को बना दिया था दोस्तों। इसके बाद आते हैं राणा मोकल। मेवाड़ में तुलादान पद्धति का जनक था। धन्ना पन्ना मन्ना राणा मोकल के शिल्पी थे दोस्तों। राणा मोकल के शिल्पी धन्ना पन्ना मन्ना राणा मोकल के शिल्पी थे। चित्तौड़गढ़ में समधीश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर नामकरण मोकल मंदिर किया था। झालावाड़ में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों।
वर्तमान में इसे द्वारिकानाथ मंदिर कहा जाता है, जो विष्णु मंदिर झालावाड़ में निर्माण करवाया था। इसे वर्तमान में द्वारिकानाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नागौर शासक फिरोज को राणा मोकल ने पराजित किया था। राणा मोकल का संरक्षक रणमल राठौड़ था दोस्तों। मेवाड़ में राठौड़ के बढ़ते प्रभाव के कारण चाचा और मेरा व मेहपा पवार ने राणा मोकल की हत्या कर दी थी। मोकल का पुत्र राणा कुंभा था। एकलिंगनाथ मंदिर के परकोटे का निर्माण मोकल ने करवाया था दोस्तों। इसके बाद आते हैं राणा कुंभा। इनके पिता का नाम मोकल, माता का नाम सौभाग्य देवी, इनकी पत्नी का नाम कुंभलमेर, पुत्र का नाम उदा और रायमल थे, पुत्री रमाबाई और वागीश्वर, और इनके गुरु का नाम हीरानंद आर्य, संगीत गुरु सारंग व्यास व कान्हा व्यास। राज्याभिषेक इनका 1433 में चित्तौड़गढ़ में हुआ था दोस्तों। इनकी उपाधियां, इनको दान गुरु, हाल गुरु, छाप गुरु, सेव गुरु, युद्ध गुरु के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा स्थापत्य गुरु अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान अश्वपति और नरपति के नाम से भी जाना जाता है। इनको 10 उपाधियां दी गई है दोस्तों। इनके प्रमुख ग्रंथ एकलिंग महात्म्य, जो प्रथम भाग कुंभा द्वारा लिखा गया, इसे राज वर्णन कहते हैं दोस्तों। दूसरा आता है संगीत राज, जो 5 खंडों में विभाजित है। तीसरा संगीत सार। चौथा है आपके संगीत मीमांस। पांचवा है आपके शुद्ध प्रबंध। छठा है काम प्रबोध। सातवां है आपके कामगार रतिसार। आठवां है रसिक प्रिया। राणा कुंभा ने गीत गोविंद टीका पर आधारित ग्रंथ रसिक प्रिया की रचना करी थी। गीत गोविंद टीका की रचयिता जयदेव थे दोस्तों। एकलिंग महात्म्य की रचना कान्हा व्यास ने पूर्ण की तथा प्रथम भाग कुंभा द्वारा लिखा गया था। राणा कुंभा द्वारा शासक बनते ही पहले 2 प्रमुख कार्य निम्न थे। पहला था राठौड़ों का प्रभाव। राणा कुंभा ने रणमल की हत्या दासी भारमल के सहयोग से कर राव जोधा के साथ आवल व बावल की संधि कर ली थी। इसके बाद पिता के हत्यारों से बदला लेना था। राणा कुंभा के समकालीन मालवा शासक मोहम्मद खिलजी प्रथम था। कुंभा के पिता के हत्यारा चाचा मेरा व मेहपा खिलजी प्रथम की शरण में गए। खिलजी के द्वारा इन्हें लौटाने से मना करने पर राणा कुंभा ने 1437 में मालवा शासक पर आक्रमण कर दिया था दोस्तों। ये जो कुंभा के पिता के हत्यारे चाचा मेरा और मेहपा, ये खिलजी की शरण में चले गए थे दोस्तों। इनको राणा कुंभा को पिता के हत्या का बदला लेना था, इसीलिए इसने राणा कुंभा ने मालवा शासक पर आक्रमण कर दिया था 1437 में। आगे आते हैं सारंगपुर का युद्ध, जो 1437 मध्य प्रदेश में हुआ था। ये राणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के बीच में हुआ था। इसमें विजेता राणा कुंभा हुए थे। इसे कुंभा की मालवा विजय कहते हैं दोस्तों। इस युद्ध के पश्चात चाचा व मेरा की हत्या कर दी गई थी। राणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था दोस्तों। राणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। महमूद खिलजी प्रथम अपनी पराजय का बदला लेने हेतु गुजरात शासक कुतुबुद्दीन शाह के साथ चंपानेर संधि करता है दोस्तों। चंपानेर संधि क्या है, इसके बारे में भी हम जानते हैं। चंपानेर संधि, इस संधि के तहत ये मालवा मोहम्मद खिलजी प्रथम व गुजरात का कुतुबुद्दीन शाह के बीच में हुई थी। इस संधि के तहत मालवा व गुजरात संयुक्त रूप से मेवाड़ राज्य पर आक्रमण करेगा एवं विजित मेवाड़ को बराबर भागों में बांट लिया जाएगा। इस संधि के तहत 1457 में आक्रमण किया गया, जिसे बदनौर बैराट का युद्ध कहा गया। ये भीलवाड़ा में हुआ। ये राणा कुंभा
और महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह के बीच में हुआ था। इन विजेता इसमें राणा कुंभा रहे थे। कुंभा की ये विजय बदनौर विजय कहलाती है दोस्तों। बदनौर विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने बदनौर में कुशाल माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। चंपानेर की संधि के समय मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति ईसा खां था, जिसे काबुल का शासक कहते हैं। कवि राजा श्यामल के अनुसार मेवाड़ में स्थित ये है। राणा कुंभा का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों। पूरे भारत मुगल बादशाह शाहजहां का काल स्थापत्य काल का स्वर्ण काल कहलाता है। राजलोक राज महाराजा के दरबार में दास दासियों के रुकने का स्थान राजलोक कहलाता है दोस्तों। इनके प्रमुख दुर्ग हैं कुंभलगढ़ जो राजसमंद में है, इसके वास्तुकार मंडन है। दूसरा है कटारगढ़ जो राजसमंद में है। अचलगढ़, बस्तीगढ़ और देवगढ़ जिसे शांतिगढ़ के नाम से जानते हैं, ये तीनों ही गढ़ सिरोही में है दोस्तों। इसके अलावा भोमट या भोरटगढ़ है जो राजसमंद में है। इनके प्रमुख मंदिर जो पहला है संगार चौरी मंदिर, इसका निर्माण 1458 में किया था। 1452 में शुरू हुआ था और 1458 में ये पूर्ण हुआ था दोस्तों। इसके निर्माता वेलका हैं। एक शांतिनाथ जैन मंदिर बनाए थे। कुंभा की पुत्री का विवाह इसी मंदिर में हुआ था। इसके अलावा कुंभ स्वामी मंदिर चित्तौड़गढ़ में बनवाया। रणकपुर का जैन मंदिर पाली में बनवाया जो 444 खम्भों का मंदिर है। इसके निर्माता विमल शाह है। वास्तुकार दीपक हैं। राणा कुंभा के काल में ये सब मंदिर निर्मित हुए हैं दोस्तों। आगे आते हैं राणा कुंभा के प्रमुख शिल्पी। प्रमुख शिल्पी हैं आपके जेता, नाथा, पूंजा, पोमा, मंडन, भरत, विमल, जालन और कोंडर, ये इनके प्रमुख शिल्पी हैं दोस्तों। प्रमुख साहित्यकार पहला है कान्हा व्यास जो संगीत गुरु हैं। दूसरे हैं सारंग व्यास सबसे उच्चतम संगीतज्ञ है। तीसरा है भरत आचार्य, चौथे हैं शौकत और पांचवें हैं दयाल सोगरा। कुंभा का आराध्य देव विष्णु है दोस्तों और आराध्य देवी गटबोर माता जो राजसमंद में है। कुंभा के दो पुत्र थे, एक है उदा और दूसरे हैं रायमल। राणा कुंभा के पुत्र उदा द्वारा 1468 में कुंभलदुर्ग में मामदेव कुंड के पास राणा कुंभा की हत्या की गई थी दोस्तों। राणा कुंभा का पुत्र रायमल मेवाड़ का शासक बना था दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ते हैं रायमल के बारे में। रायमल की पत्नी सिंगार देवी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में घोसुंडी की पावड़ी का निर्माण करवाया था। रायमल के 3 प्रमुख थे। पहला है पृथ्वीराज, दूसरा है जगदेव जो जयपाल, तीसरे हैं संग्राम सिंह। भीमल गांव की चारनी पुजारी के कहने पर रायमल ने अपना उत्तराधिकारी संग्राम सिंह को बना दिया था दोस्तों। जगपाल व पृथ्वीराज नाराज होकर राणा सांगा पर आक्रमण कर देते हैं। जो इनके 3 प्रमुख थे उसमें संग्राम सिंह, जगपाल और पृथ्वीराज थे। पृथ्वीराज संग्राम सिंह को उत्तराधिकारी बना दिया जाता है दोस्तों। और जो 2 बच्चे जगपाल और पृथ्वीराज ये दोनों नाराज होकर राणा सांगा पर आक्रमण कर देते हैं दोस्तों, जिससे सांगा की एक आंख घाव हो जाता है और जिसे एक आंख वाला राजा भी कहते हैं। अब आते हैं राणा सांगा। इनके पिता का नाम रायमल, माता का नाम सिंगार देवी, इनके पत्नी का नाम कर्मावती। इनका राज्याभिषेक चित्तौड़गढ़ में हुआ था। इन्हें हिंदू पंथ सैनिक भगनावेश की उपाधि दी गई थी। इनका लालन पालन श्रीनगर अजमेर निवासी करमचंद पंवार द्वारा हुआ। 16वीं सदी में राजस्थान का सबसे शक्तिशाली शासक था दोस्तों राणा सांगा। राणा सांगा के समकालीन दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी था दोस्तों। सिकंदर लोदी ने कभी सांगा पर आक्रमण नहीं किया था। सिकंदर लोदी के पश्चात दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी बना था दोस्तों। इब्राहिम लोदी साम्राज्यवादी विस्तार नीति के तहत राणा सांगा पर लगातार 2 आक्रमण करता है, जिसमें पहला है खातौली का युद्ध जो 1517 में हुआ था।
ये बूंदी में हुआ था, वर्तमान इसे कोटा मानते हैं। ये राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें राणा सांगा ने विजय प्राप्त कर ली। इस युद्ध के पश्चात दूसरा आक्रमण बाड़ी नामक स्थान पर हुआ था दोस्तों, जिसे बाड़ी का युद्ध के नाम से जानते हैं। ये धौलपुर में हुआ था, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें विजेता राणा सांगा थे। बाकी का युद्ध 1519 में हुआ, लेकिन इब्राहिम लोदी मैदान छोड़कर चला गया था दोस्तों। राणा सांगा के समकालीन मालवा का शासक महमूद खिलजी द्वितीय था। राणा सांगा ने गागरोन के युद्ध में महमूद खिलजी को पराजित कर मालवा राज्य का अधिकांश क्षेत्र मेवाड़ में विलय कर लिया था, जिसमें गागरोन का युद्ध हुआ था 1519 में। ये झालावाड़ में हुआ था, राणा सांगा और मालवा शासक महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में, जिसमें राणा सांगा विजय हुए थे। मालवा विजय के उपलक्ष्य में राणा सांगा ने झालावाड़ में मोकल द्वारा निर्मित मंदिर द्वारकाधीश मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। इब्राहिम लोदी के दरबारी दौलत खां और आलम खां लोदी मुस्लिम सत्ता गंवाने के डर से काबुल शासक मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर को भारत आने का न्योता देते हैं दोस्तों। जलालुद्दीन बाबर को भारत आने का न्योता देते हैं। 1526 में बाबर गोला बारूद व तोप खाने के साथ भारत में प्रवेश करता है दोस्तों। बाबर ने दिल्ली में आगरा पर नियंत्रण करने हेतु इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया था दोस्तों। बाबर ने इस युद्ध में तोप खाने का प्रयोग किया था। दूसरा है आपके पानीपत का प्रथम युद्ध, जो अप्रैल 1526 में हरियाणा में हुआ था। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने विजय प्राप्त कर ली। भारत में पहली बार गोला बारूद का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था दोस्तों। इस युद्ध के पश्चात बाबर ने दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर लिया था। बाबर के सैनिक व राणा के सैनिक के बीच में धार्मिक शब्दों के कारण पहली बार आमना सामना बयाना नामक स्थान पर होता है दोस्तों, जिसे बयाना का युद्ध कहते हैं। ये भरतपुर में हुआ था। ये राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर खुद उपस्थित नहीं था। जो बाबर का दुर्ग रक्षक था मेहंदी ख्वाजा, वो उपस्थित था। बयाना दुर्ग के पश्चात बाबर निश्चित योजना के साथ राणा सांगा पर आक्रमण करना चाहता था। सैनिकों ने सांगा के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया था दोस्तों। अंत में बाबर ने धर्म जिहाद का नारा दिया, जिससे इस नारे के पश्चात बाबर ने सांगा पर 1526 में आक्रमण किया, जो खानवा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये 17 मार्च 1527 में हुआ था दोस्तों। ये रूपवास भरतपुर में हुआ था। ये राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। इस युद्ध में राजपूताना के अधिकांश राजा राणा सांगा का साथ देने हेतु खानवा के युद्ध में पहुंचे। इसे पानीपाकन कहा गया था दोस्तों। इसे पातीपाकन कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान से आने वाले प्रमुख सहयोगी शासक कौन कौन थे, जिसमें राणा सांगा का साथ दिया था युद्ध में, जिसमें बीकानेर के जैत सिंह थे दोस्तों। जोधपुर से गांगदेव का पुत्र मालदेव आया था। आमेर से पृथ्वीराज कछुआ आए थे, जो वीर गति को प्राप्त हो गए। जगनेर भरतपुर से अशोक परमार आए थे। मेवात से हसन खां मेवाती आए थे। वांगड़ से उदय सिंह आए थे, जो वीर गति को प्राप्त हो गए। और ईडर गुजरात से भारमल आए थे। चंदेरी गुजरात से मेदिनी राय आए थे। इस युद्ध में सांगा व पृथ्वीराज कछुआ सेना के प्रधान सेनापति बने थे। युद्ध की योजना के तहत सांगा तोप पर अधिकार चाहता था, लेकिन हसन खां मेवाती द्वारा बाबर को योजना की सूचना दिए जाने के कारण तोप की सुरक्षा बढ़ा दी गई दोस्तों। बाबर के प्रमुख तोपची थे मुस्तफ़ा अली और अली खान। तोपची मतलब जो तोपें होती हैं उनके नाम थे दोस्तों। बाबर ने इस युद्ध में तुलगामा युद्ध पद्धति अपनाई थी दोस्तों। बाबर की तोप की गर्जना से सांगा की सेना के हाथी व घोड़े अपने ही सैनिकों को कुचलने लगे थे। परिणाम स्वरूप इस युद्ध में राणा सांगा पराजित होता है दोस्तों।
इस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। युद्ध के दौरान राणा सांगा को घायल अवस्था में युद्ध भूमि से बाहर झाला अज्जा ने किया था दोस्तों। सांगा को घायल अवस्था में कालपी मध्य प्रदेश ले जाया गया दोस्तों। बसाव स्थान दौसा में 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। सांगा का अंतिम संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया, जहां स्मारक के रूप में 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। इसके आगे विक्रमादित्य के समकालीन गुजरात शासक बहादुर शाह था दोस्तों। बहादुर शाह ने मेवाड़ से बदला लेने के लिए 1534 में मेवाड़ पर आक्रमण किया। इस समय मेवाड़ का नेतृत्व देवलिया प्रतापगढ़ निवासी रावत बाघ सिंह ने किया था। सैनिक स्थिति कमजोर देखकर रानी कर्मावती ने हुमायूं से सैनिक सहायता मांगी, परंतु हुमायूं समय पर न आ पाता। युद्ध के दौरान रावत बाघ सिंह लड़ता हुआ शहीद हो गया तथा जौहर हुआ। इस मेवाड़ का दूसरा शाखा कहा जाता है, यानी उसके बाद रानी ने जौहर कर लिया, जिसे दूसरा शाखा कहा जाता है। युद्ध के पश्चात मेवाड़ पर बहादुर शाह का अधिकार हुआ, परंतु हुमायूं की सेना की भय से बहादुर शाह पुणे गुजरात लौट आया। पृथ्वीराज सिसोदिया के दासी पुत्र बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर मेवाड़ के राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया था दोस्तों। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय को बचाया। वे उसे कुंभलगढ़ व आशापुरा की देखरेख में भेज दिया था दोस्तों। अब आगे का हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।